नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो हमारी आज की कहानी है डिमॉन्स्ट्रेशन, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशय गुरु प्रसाद जी रसिक जीव हैं। गाने बजाने का शौक है, खाने खिलाने का शौक है और सैर तमाशे का शौक है, पर उसी मात्र में द्रव्योपार्जन का शौक नहीं है। यूँ वहीं किसी के मुहताज नहीं हैं, भले आदमियों की तरह हैं और हैं भी भले आदमी, मगर किसी काम में चिमट नहीं सकते। गुड़ होकर भी उनमें लस नहीं है। वह कोई ऐसा काम उठाना चाहते हैं जिसमें चटपट कारों और खजाना मिल जाए और हमेशा के लिए बेफिक्र हो जाए। बैंक से छमाही सूद चला आए, खाएं और मज़े से पड़े रहें। किसी ने सलाह दी कि नाटक कंपनी खोलो। उनके दिल में बात भी जम गई। मित्रों को लिखा, मैं ड्रामेटिक कंपनी खोलने जा रहा हूँ, आप लोग ड्रामे लिखना शुरू कीजिए। कंपनी का प्रॉस्पेक्ट बना। कई महीने उसकी खूब चर्चा रही। कई बड़े बड़े आदमियों ने हिस्से खरीदने के वादे किए, लेकिन ना हिस्से बिके न कंपनी खड़ी हुई। हाँ, इसी धुन में गुरु प्रसाद जी ने एक नाटक की रचना कर डाली और यह फिक्र हुई कि इसे किसी कंपनी को दिया जाए। लेकिन यह तो मालूम ही था कि कंपनी वाले एक ही घाघ होते हैं। फिर हर एक कंपनी में उसका एक नाटककार भी होता है। वह कब चाहेगा कि उसकी कंपनी में किसी बाहरी आदमी का प्रवेश हो। वह इस रचना में तरह तरह के ऐब निकालेगा और कंपनी के मालिक को भड़का देगा। इसलिए प्रबंध किया गया कि मालिकों पर नाटक का कुछ ऐसा प्रभाव जमा दिया जाए कि नाटककार महोदय की कुछ दाल न गल सके। 5 सज्जनों की एक कमेटी बनाई गई। उसमें सारा प्रोग्राम विस्तार के साथ तय किया गया और दूसरे दिन 5 सज्जन गुरु प्रसाद जी के साथ नाटक दिखाने चले। तांगे आ गए, हारमोनियम, तबला आदि सब उस पर रख दिए गए, क्योंकि नाटक का डिमॉन्स्ट्रेशन करना निश्चित हुआ था। सहसा विनोद बिहारी ने कहा, यार तांगे पर जाने में तो कुछ बदरोबी होगी। मालिक सोचेगा यह महाशय यूं ही है, इस समय 10-5 रुपए का मुंह न देखना चाहिए। मैं तो अंग्रेज़ों की विज्ञापनबाजी का कायल हूँ कि रुपए में 15 आने उसमें लगाकर शेष 1 आने में रोजगार करते हैं। कहीं से 2 मोटरें मांगनी चाहिए। रसिक लाल बोले, लेकिन किराए की मोटरों से वह बात ना पैदा होगी जो आप चाहते हैं। किसी रईस से 2 मोटरें मांगनी चाहिए, मारिस हो या नए चाल की आस्टिन। बात सच्ची थी, भेष से भीख मिलती है। विचार होने लगा कि किस रईस से याचना की जाए। अजी वह महाखूसट है, सवेरे उसका नाम ले लो तो दिन भर पानी ना मिले। अच्छा सेठ जी के पास चलें तो कैसा? मुंह धो रखिए, उसकी मोटरें अफसरों के लिए रिजर्व हैं। अपने लड़के तक को भी बैठने नहीं देता, आपको दिए देता है। तो फिर कपूर साहब के पास चलें, अभी उन्होंने नई मोटर ली है। अजी उसका नाम ना लो, कोई ना कोई बहाना करेगा। ड्राइवर नहीं है, मरम्मत में है। गुरु प्रसाद ने अधीर होकर कहा, तुम लोगों ने तो व्यर्थ का बखेड़ा खड़ा कर दिया है। टांगों पर चलने में क्या हरज था। विनोद बिहारी ने कहा, आप तो घास खा गए हैं। नाटक लिख लेना दूसरी बात है और मुआमले को पटाना दूसरी बात है। रुपए पृष्ठ सुना देगा, अपना समूह लेकर रह जाओगे। अमरनाथ ने कहा, मैं तो समझता हूँ मोटर के लिए किसी राजा रईस की खुशामद करना बेकार है। तारीफ तो जब है कि 5 पाँव चलें और वहाँ ऐसा ऐसा रंग जमाएं कि मोटर से भी ज़्यादा शान रहे। विनोद बिहारी उछल पड़े, सब लोग पाँव पाँव चले। वहाँ पहुंचकर किस तरह बातें शुरू होंगी, किस तरह तारीफ़ों के पुल बांधे जाएंगे, किस तरह ड्रामेसिस्ट साहब को खुश किया जाएगा, इस पर बहस होती जाती थी। हम लोग कंपनी के कैंप में कोई 2 बजे पहुँचे। वहाँ मालिक साहब, उनके एक्टर, नाटककार सब पहले ही से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पान, इलायची, सिगरेट मंगा लिए थे। ऊपर जाते ही रसिकलाल ने मालिक से कहा, क्षमा कीजिएगा, हमें आने में देर हुई। हम मोटर से नहीं पाँव पाँव आए हैं। आज यही सलाह हुई कि प्रकृति की छटा का आनंद उठाते चलें। गुरु प्रसाद जी तो प्रकृति के उपासक हैं। इनका बस होता तो आज चिमटा लिए या तो कहीं भीख मांगते होते या किसी पहाड़ी गांव में वट वृक्ष के नीचे बैठे पक्षियों का चहकना सुनते होते। विनोद ने रद्दा जमाया, और आए भी तो सीधे रास्ते से नहीं, जाने कहाँ कहाँ का चक्कर लगाते खाक छानते। पैरों में जैसे सनीचर है। अमर ने और रंग जमाया, पूरे सतयुगी आदमी हैं। नौकर चाकर तो मोटरों पर सवार होते हैं और आप गली गली मारे मारे फिरते हैं। जब और रईस मीठी नींद के मज़े लेते होते हैं तो आप नदी के किनारे उषा का श्रृंगार देखते हैं। मस्त राम ने फरमाया, कवि होना मानो दीन दुनिया से मुक्त हो जाना है। गुलाब की एक पंखड़ी लेकर उसमें ना जाने क्या घंटों देखा करते हैं। प्रकृति की उपासना ने ही यूरोप के बड़े बड़े कवियों को आसमान पर पहुंचा दिया है।
यूरोप में होते तो आज इनके द्वार पर हाथी झूमता होता। एक दिन एक बालक को रोते देखकर आप रोने लगे। पूछता हूँ भाई क्यों रोते हो, तो और रोते हैं। मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। विनोद बोला, जनाब, कवि का हृदय कोमल भावों का रेत है, मधुर संगीत का भंडार है, अनंत का आईना है। रसिक बोला, क्या बात कही है आपने, अनंत का आईना है। वाह, कवि की सोहबत में आप भी कुछ कवि हुए जा रहे हैं। गुरुप्रसाद ने नम्रता से कहा, मैं कवि नहीं हूँ और ना मुझे कवि होने का दावा है। आप लोग मुझे ज़बरदस्ती कवि बनाए देते हैं। कवि सृष्टा की वह अद्भुत रचना है जो पंचभूतों की जगह 9 रसों से बनती है। मस्तराम बोला, आपका यही एक वाक्य है जिस पर सैकड़ों कविताएं न्यौछावर हैं। सुनी आपने रसिक लाल जी, कवि की महिमा, याद कर लीजिए, रट डालिए। रसिक लाल बोला, कहाँ तक याद करें भैया, यह तो सूक्तियों में बातें करते हैं। और नम्रता का यह हाल है कि अपने को कुछ समझते ही नहीं। महानता का यही लक्षण है, जिसने अपने को कुछ समझा वह गया। कंपनी के स्वामी से आप तो अब खुद ही सुनेंगे। इस ड्रामे में अपना हृदय निकाल कर रख दिया है। कवियों में जो एक प्रकार का अल्हड़पन होता है, उसकी आप में कहीं गंध भी नहीं। इस ड्रामे की सामग्री जमा करने के लिए आपने कुछ नहीं तो 1000 बड़े बड़े पोथों का अध्ययन किया होगा। वाजिद अली शाह को स्वार्थी इतिहास लेखकों ने कितना कलंकित किया है, आप लोग जानते ही हैं। उस लेख राशि को छांटकर उसमें से सत्य के तत्व खोज निकालना आप ही का काम था। विनोद बोला, इसीलिए हम और आप दोनों कलकत्ता गए और वहाँ कोई 6 महीने मटिया बुर्ज की खाप छानते रहे। वाजिद अली शाह की हस्तलिखित एक पुस्तक की तलाश की। उसमें उन्होंने खुद अपनी जीवन चर्चा लिखी है। एक बुढ़िया की पूजा की गई, तब कहीं जाके 6 महीने में किताब मिली। अमरनाथ बोला, पुस्तक नहीं रत्न है। मस्तराम, उस वक्त तो उसकी दशा कोयले की थी। गुरु प्रसाद जी ने उस पर मोहर लगाकर अशरफी बना दिया। ड्रामा ऐसा चाहिए कि जो सुने दिल हाथों से थाम ले, एक एक वाक्य दिल में चुभ जाए। अमरनाथ बोला, संसार साहित्य के सभी नाटकों को आपने चाट डाला और नाट्य रचना पर सैकड़ों किताबें पढ़ डाली। विनोद, जभी तो चीज भी लासानी हुई है। अमरनाथ, लाहौर ड्रामेटिक क्लब का मालिक हफ्ते भर यहाँ पड़ा रहा, पैरों पड़ा कि मुझे यहाँ नाटक दे दीजिए, लेकिन आपने ना दिया। जब एक्टर ही अच्छे नहीं तो उनसे अपना ड्रामा खेलवाना, उसकी मिट्टी खराब कराना था। इस कंपनी के एक्टर माशा अल्लाह अपना जवाब नहीं रखते और इसके नाटककार की सारे जमाने में धूम है। आप लोगों के हाथों में पड़कर यह ड्रामा धूम मचा देगा। विनोद, एक तो लेखक साहब खुद शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं, उस पर यहाँ के एक्टरों का नाट्य कौशल, शहर लुट जाएगा। मस्तराम बोला, रोज ही तो किसी न किसी कंपनी का आदमी सिर पर सवार रहता है, मगर बाबू साहब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते। विनोद, बस एक यह कंपनी है जिसके तमाशे के लिए दिल बेकरार रहता है, नहीं तो और जितने ड्रामे खेले जाते हैं 2 कौड़ी के। मैंने तमाशा देखना ही छोड़ दिया। गुरुप्रसाद बोला, नाटक लिखना बच्चों का खेल नहीं है, खून जिगर पीना पड़ता है। मेरे ख्याल में एक नाटक लिखने के लिए 5 साल का समय भी काफ़ी नहीं, बल्कि अच्छा ड्रामा ज़िंदगी में एक ही लिखा जा सकता है। यूँ कलम घिसना दूसरी बात है। बड़े बड़े धुरंधर आलोचकों का यही निर्णय है कि आदमी ज़िंदगी में एक ही नाटक लिख सकता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी सभी देशों के ड्रामे पढ़े, पर कोई ना कोई दोष सभी में मौजूद। किसी में भाव है तो भाषा नहीं, भाषा है तो भाव नहीं, हास्य है तो गाना नहीं, गाना है तो हास्य नहीं। जब तक भाव, भाषा, हास्य और गाना यह चारों अंग पूरे ना हों, उसे ड्रामा कहना ही ना चाहिए। मैं तो बहुत ही तुच्छ आदमी हूँ, कुछ आप लोगों की सोहबत में शुद्ध-बुद्ध आ गया। मेरी रचना की हस्ती ही क्या, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो ऐसे दोष आपको न मिलेंगे। विनोद बोला, जब आप उस विषय के मर्मज्ञ हैं तो दोष रह ही कैसे सकता है। रसिक लाल बोला, 10 साल तक तो आपने केवल संगीत कला का अभ्यास किया है, घर के हज़ारों रुपए उस्तादों को भेंट कर दिए, फिर भी दोष रह जाए तो दुर्भाग्य है। रिहर्सल शुरू और वाह वाह, हाय हाय का तार बंधा। कोरस सुनते ही एक्टर और प्रोपराइटर और नाटककार सभी मानो जाग पड़े। भूमिका ने उन्हें विशेष प्रभावित किया था, पर असली चीज़ सामने आते ही आंखें खुली। समा बंध गया, पहला सीन आया। आंखों के सामने वाजिद अली शाह के दरबार की तस्वीर खिंच गई। दरबारियों की हाजिर जवाबी और फड़कते हुए लतीफ़े। वाह वाह, क्या कहना है, क्या वाक्य रचना थी, क्या शब्द योजना थी।
रसों का कितना सुरुचि से भरा हुआ समावेश था। तीसरा दृश्य हास्यमय था। हंसते हंसते लोगों की पसलियां दुखने लगी। स्थूलकाय स्वामी की संयत अविचलता भी आसन से डिग गई। चौथा सीन करुणाजनक था। हास्य के बाद करुणा, आंधी के बाद आने वाली शांति थी। विनोद आंखों पर हाथ रखे सिर झुकाए जैसे रो रहे थे। मस्तराम बार बार ठंडी आहें खींच रहे थे और अमरनाथ बार बार सिसकियां भर रहे थे। इसी तरह सीन पर सीन और अंक पर अंक समाप्त होते गए। यहाँ तक कि जब रिहर्सल समाप्त हुआ तो दीपक जल चुके थे। सेठ जी अब तक सोंठ बने हुए बैठे थे। ड्रामा समाप्त हो गया, पर उनके मुखार विंद पर उनके मनोविचार का लेश मात्र भी आभास न था। जड़ भरत की तरह बैठे हुए थे। न मुस्कुराहट थी, न कुतूहल, न हर्ष, न कुछ। विनोद बिहारी ने मुआमले की बात पूछी तो इस ड्रामा के बारे में श्रीमान की क्या राय है। सेठ जी ने उसी विरक्त भाव से उत्तर दिया, मैं इसके विषय में कल निवेदन करूँगा। कल यहीं भोजन भी कीजिएगा। आप लोगों के लायक भोजन तो क्या होगा, उसे केवल विदुर का साग समझकर स्वीकार कीजिए। पंच पांडव बाहर निकले तो मारे खुशी के सबकी बाँछें खिली जाती थी। विनोद बोला, 5,000 की थैली है, नाक नाक बद सकता हूँ। अमरनाथ 5,000 है कि 10 यह तो नहीं कह सकता, पर रंग खूब जम गया। रसिक बोला, मेरा अनुमान तो 4,000 का है। मस्तराम बोला, और मेरा विश्वास है कि 10,000 से कम वह कहेगा ही नहीं। मैं तो सेठ के चेहरे की तरफ ध्यान से देख रहा था। आज ही कह देता, पर डरता था कहीं ये लोग अस्वीकार न कर दें। उसके होठों पर तो हंसी न थी, पर मगन हो रहा था। गुरुप्रसाद बोला, मैंने पढ़ा भी तो जी तोड़कर। विनोद बोला, ऐसा जान पड़ता था तुम्हारी वाणी पर सरस्वती बैठ गई हैं। सभी की आंखें खुल गईं। रसिक बोला, मुझे उसकी चुप्पी से ज़रा संदेह होता है। अमर बोला, आपके संदेह का क्या कहना, आपको ईश्वर पर भी संदेह है। मस्तराम बोला, ड्रामेसिस्ट भी बहुत खुश हो रहा था। 10-12 हज़ार का वारा न्यारा है भाई, आज इस खुशी में एक दावत होनी चाहिए। गुरुप्रसाद बोला, अरे तो कुछ बोहनी बट्टा हो तो जाए। मस्त बोला, जी नहीं, तब तो जलसा होगा, आज दावत होगी। विनोद बोला, भाग्य के बली हो तुम गुरुप्रसाद। रसिक बोला, मेरी राय है जरा उस ड्रामेसिस्ट को गांठ लिया जाए, उसका मौन मुझे भयभीत कर रहा है। मस्त बोला, आप तो वाही हुए हैं, वह नाक रगड़ कर रह जाए तब भी यह सौदा होकर रहेगा। सेठ जी अब बचकर निकल नहीं सकते। विनोद बोला, हम लोगों की भूमिका भी तो जोरदार थी। अमर बोला, उसी ने तो रंग जमा दिया, अब कोई छोटी रकम कहने का उसे साहस ना होगा। अभिनय रात को गुरुप्रसाद के घर मित्रों की दावत हुई। दूसरे दिन कोई 6 बजे 5 आदमी सेठ जी के पास जा पहुँचे। संध्या का समय हवाखोरी का है। आज मोटर पर ना आने के लिए बना बनाया बहाना था। सेठ जी आज बेहद खुश नजर आते थे। कल की वह मुहर्रमी सूरत अंतर्धान हो गई थी। बात बात पर चहकते थे, हंसते थे जैसे लखनऊ का कोई रईस हो। दावत का सामान तैयार था। मेज़ों पर भोजन चुना जाने लगा था। अंगूर, संतरे, केले, सूखे मेवे, कई किस्म की मिठाइयाँ, कई तरह के मुरब्बे, शराब आदि सजा दिए गए और यारों ने खूब मज़े से दावत खाई। सेठ जी मेहमान नवाजी के पुतले बने हुए हर एक मेहमान के पास आकर पूछते, कुछ और मंगवाऊं, कुछ तो और लीजिए, आप लोगों के लायक भोजन यहाँ कहाँ बन सकता है। भोजन के उपरांत लोग बैठे तो मुआमले की बातचीत होने लगी। गुरुप्रसाद का हृदय आशा और भय से कांपने लगा। सेठ जी बोले, हुजूर ने बहुत ही सुंदर नाटक लिखा है, क्या बात है। ड्रामेटिस्ट बोला, यहाँ जनता अच्छे ड्रामों की कद्र नहीं करती, नहीं तो यह ड्रामा लाजवाब होता। सेठ जी बोले, जनता कद्र नहीं करती ना करे, हमें जनता की बिल्कुल परवाह नहीं है, रत्ती बराबर परवाह नहीं है। मैं इसकी तैयारी में 40,000 केवल बाबू साहब की खातिर से खर्च कर दूंगा। आपने इतनी मेहनत से एक चीज़ लिखी है तो मैं उसका प्रचार भी उतने ही हौसले से करूंगा। हमारे साहित्य के लिए क्या यहाँ कुछ कम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महान पुरुष इस क्षेत्र में आ गए। यह कीर्ति हुजूर को अमर बना देगी। ड्रामेसिस्ट बोला, मैंने तो ऐसा ड्रामा आज तक नहीं देखा। लिखता मैं भी हूँ और लोग भी लिखते हैं, लेकिन आपकी उड़ान को कोई क्या पहुँचेगा। कहीं कहीं तो आपने शेक्सपियर को भी मात कर दिया है। सेठ जी बोले, तो जनाब, जो चीज़ दिल की उमंग से लिखी जाती है वह ऐसी ही अद्वितीय होती है। शेक्सपियर ने जो कुछ लिखा रुपए के लोभ से लिखा। हमारे दूसरे नाटककार भी धन ही के लिए लिखते हैं, उनमें वह बात कहाँ पैदा हो सकती है।
गोसाई जी की रामायण क्यों अमर है? इसीलिए कि वह भक्ति और प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई है। सादी की गुलस्तियाँ और बोस्ता, होमर की रचनाएं इसीलिए स्थायी हैं कि उन कवियों ने दिल की उमंग से लिखा। जो उमंग से लिखता है वह एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक उक्ति पर महीनों खर्च कर देता है। धनेच्छु को तो एक काम जल्दी से समाप्त करके दूसरा काम शुरू करने की फिक्र होती है। ड्रामेसिस्ट बोला, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। हमारे साहित्य की अवनति केवल इसलिए हो रही है कि हम सब धन के लिए या नाम के लिए लिखते हैं। सेठ जी बोले, सोचिए, आपने 10 साल केवल संगीत कला में खर्च कर दिए। लाखों रुपए कलावंतों और गायकों को दे डाले होंगे। कहाँ से और कितने परिश्रम और खोज से इस नाटक की सामग्री एकत्र की, न जाने कितने राजों महाराजों को सुनाया। इस परिश्रम और लगन का पुरस्कार कौन दे सकता है? ड्रामेटिस्ट बोला, मुमकिन ही नहीं। ऐसी रचनाओं के पुरस्कार की कल्पना करना ही उनका अनादर करना है। इनका पुरस्कार यदि कुछ है तो वह अपनी आत्मा का संतोष है। वह संतोष आपके एक एक शब्द से प्रकट होता है। सेठ जी बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि ऐसी रचनाओं का पुरस्कार अपनी आत्मा का संतोष है। यश तो बहुधा ऐसी रचनाओं को मिल जाता है जो साहित्य के कलंक है। आपसे ड्रामा ले लीजिए और आज ही पार्ट भी तकसीम कर दीजिए। 3 महीने के अंदर इसे खेल डालना होगा। मेज पर ड्रामे की हस्तलिपि पड़ी हुई थी। ड्रामेटिस्ट ने उसे उठा लिया। गुरु प्रसाद ने दीन नेत्रों से विनोद की ओर देखा। विनोद ने अमर की ओर, अमर ने रसिक की ओर, पर शब्द किसी के मुंह से ना निकला। सेठ जी ने मानो सभी के मुंह से दिए हों। ड्रामेटिस्ट साहब किताब लेकर चल दिए। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर को थोड़ी सी तकलीफ और करनी होगी। ड्रामा का रिहर्सल शुरू हो जाएगा तो आपको थोड़े दिनों कंपनी के साथ रहने का कष्ट उठाना पड़ेगा। हमारे एक्टर अधिकांश गुजराती हैं, वह हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। कहीं कहीं शब्दों पर अनावश्यक जोर देते हैं। आपकी निगरानी से यह सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। एक्टरों ने यदि पार्ट अच्छा न किया तो आपके सारे परिश्रम पर पानी पड़ जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने लड़के को आवाज़ दी, बॉय, आप लोगों के लिए सिगार लाओ। सिगार आ गया। सेठ जी उठ खड़े हुए। यह मित्र मंडली के लिए विदाई की सूचना थी। 5 सज्जन भी उठे। सेठ जी आगे आगे द्वार तक गए। फिर सबसे हाथ मिलाते हुए कहा, आज इस गरीब कंपनी का तमाशा देख लीजिए, फिर यह संयोग ना जाने कब प्राप्त हो। गुरु प्रसाद ने मानो किसी कब्र के नीचे से कहा, हो सकता हो तो आ जाऊं। सड़क पर आकर 5 मित्र खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तब 5 ही जोर से कहा मार कर हंस पड़े। विनोद ने कहा, यहाँ हम सबका गुरु घंटाल निकला। अमर बोला, साफ आंखों में धूल झोंक दी। रसिक बोला, मैं उसकी चुप्पी देखकर पहले ही डर रहा था कि यह कोई पल्ले सिरे का घाघ है। मस्त बोला, मान गया इसकी खोपड़ी को, यह चपत उम्र भर ना भूलेगी। गुरु प्रसाद इस आलोचना में शरीक ना हुए। वह इस तरह सिर झुकाए चले जा रहे थे मानो अभी तक वह स्थिति को समझ ही ना पाए हों। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी डिमॉन्स्ट्रेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।